नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी अवनीश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा आप सभी लोगों को मालूम है, हॉट मुद्दा चल रहा है। श्रीलंका जो अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुका है। श्रीलंका के ऊपर लगभग 95% जो श्रीलंका की जो जीडीपी है, उसका 95% कर्जा श्रीलंका के ऊपर है। और इस समय श्रीलंका में सिविल वॉर की स्थिति है, स्थितियां किसी से छुपी नहीं है। वहाँ पे स्थितियां इस समय विकट है। और दुर्भाग्य की बात देखिए कि हमारा जो मीडिया है, गोदी मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया श्रीलंका के मजे ले रहा है, श्रीलंका का उपहास कर रहा है। लेकिन गोदी मीडिया एक चीज़ ये बोल रहा है कि कमोवेश, या फिर ये कहते हैं दुर्भाग्यवश, हमारे देश में भी कुछ इसी तरह की स्थिति आ रही है। 2-3 दिन पहले आरटीआई से खुलासा हुआ है कि हमारे देश के ऊपर 1,28,000 करोड़, यानी कि 128 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, 128 लाख रुपए का कर्जा हमारे देश के ऊपर है। और अगर इसे हम प्रति व्यक्ति के हिसाब से कैलकुलेट करें तो तकरीबन तकरीबन 96,000 रुपया, यानी कि मोटे मोटे तौर पे 1 लाख रुपए एक आदमी के ऊपर कर्जा आ रहा है। तो क्या एक आदमी, एक गरीब आदमी जिसकी एक दिन की आय, जो आंकड़े जारी हुए हैं 26 रुपए है, क्या वो कर्जा चुका सकता है? शायद नहीं। अब ये समझते हैं कि हमारे देश के ऊपर इतना कर्जा कैसे है। और जो टोटल हमारे कंट्री की जीडीपी है, मजे की बात ये, टोटल जो कंट्री की जीडीपी है, उस जीडीपी का 83%, 83% कर्जा हमने ले रखा है। यानी कि हम श्रीलंका से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 12-13 कदम दूर है। और हमारा देश भी अब दिवालिया होने की स्थिति में है। कई लोग हैं जो अभी भी राग अलाप रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। अच्छी बात है, बने, हम भी चाहते हैं विश्व गुरु बने। लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो फैक्ट्स हैं और जो सच्चाई है, उस सच्चाई को बताना और उस सच्चाई से रूबरू होना हमारी जिम्मेदारी बनती है। फैक्ट समझ लीजिए, फैक्ट क्या है साहब, इस तरह की स्थिति क्यों? इसके पीछे वजह रही, सबसे पहले हम आते हैं नोटबंदी। नोटबंदी के बाद बैंकों के पास पैसा पहुंच गया। कह रहे थे काला धन आएगा, काला धन आएगा। बैंक वालों ने गड़बड़ की, या कहाँ गड़बड़ हुई, सिस्टम में गड़बड़ हुई, क्या हुई, बीजेपी सरकार उसको मैनेज नहीं कर पाई। हालांकि वो एक अच्छी योजना थी अगर उसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किया जाता, लेकिन इनके इंटेंशन गड़बड़ थे। इंटेंशन ये थे कि विरोधियों का जो काला धन है वो खत्म हो जाए और हम ब्लैक मनी जो है वो सिर्फ हमारे पास रहे। लेकिन ऐसा होता है ना, जब आप किसी दूसरे के ऊपर कीचड़ डालते हैं तो कुछ कीचड़ के छींटे आपके ऊपर भी आते हैं। तो उस दौरान, नोटबंदी के दौरान क्या हुआ साहब, कि लगभग 8 से 10 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए और 99% से ज़्यादा रुपया देश बैंकों के पास रहा। वो पैसा लेने के पीछे वजह ये थी, इन्हें उद्योगपति मित्रों को, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको अपने उद्योगपति मित्रों को कर्ज देना था, उनके टैक्सेस माफ़ करने थे। हजारों लाखों करोड़ रुपया जितने उद्योगपति थे उनके माफ़ किए गए, उनको कर्ज दिए गए। और सारा ठीकरा हमेशा की तरह नेहरू जी, गांधी जी और कांग्रेस के ऊपर पीटा गया, सारा ठीकरा वहीं फोड़ा गया। इनमें से कुछ बड़े बड़े व्यापारी देश का पैसा लेके भागे, कोई 10,000 करोड़ लेके भागा, कोई 20,000 करोड़ लेके भागा, कोई 5,000 करोड़ लेके भागा। और अभी जो आरटीआई से एक आंकड़े आए हैं, वो तकरीबन आंकड़े वो ये कहते हैं कि मोटे मोटे तौर पे 5,000 बड़े बड़े व्यापारियों ने बैंकों से कर्जा ले रखा है। जिसमें से सरकार ने सिर्फ 445 या 450 व्यापारियों के आंकड़े जारी किए हैं। अभी भी 4,500 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बैंकों का हजारों करोड़ रुपया लिए बैठे हुए हैं। तो वो पैसा हमारे आपके टैक्स का पैसा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की हम चर्चा कर ही चुके हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये रही, पिछले 8 साल में मोदी सरकार रोजगार जनरेट करने में, युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल रही। रोजगार नहीं हुआ, मध्यम वर्ग के पास पैसा नहीं हुआ, युवा बेरोजगार हो गया। मध्यम वर्ग के पास पैसा होता है, वो बाजार में लगाता है, चीज़ें खरीदता है, उसकी व्यवस्था बढ़ती है, वो बाजार में पैसा लगाता है, उससे देश में खुशहाली आती है। 8 साल से वो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। इसी की वजह से महंगाई का बोझ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उससे जो प्राइवेट कंपनी है, जो इनकी मित्र कंपनियां हैं, उनको मोटा मुनाफा दिया जा रहा है। और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से, घरेलू गैस के दाम बढ़ने से, सीएनजी के दाम बढ़ने से, इससे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है और लगभग हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। फल सब्जी और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। अब दूसरी चीज़ समझ लीजिए कि कहाँ पे, कहाँ और कहाँ गड़बड़ हो रही है। 5,500 करोड़ रुपए का राफेल जो है वो 1,700 करोड़ में खरीदा गया। ठीक है साहब। और दूसरी चीज़, इतने स्मार्ट सिटीज़ के लिए जो पैसा आया, स्मार्ट सिटी बने नहीं, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा भी गया। गंगा योजना के लिए हजारों करोड़ रुपया आया, वो कहाँ गया? उसका भी कुछ पता नहीं। इसके अलावा
और जो तमाम रोडें बनाई जा रही हैं, पूरे देश में रोडें बनाई जा रही हैं, 1000 करोड़ रुपए के बजट की रोड, जो रोड 1000 करोड़ रुपए में बन सकती है वो 2000 करोड़ में बन रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? टोल टैक्सेस आनन फानन में खूब बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, और जब महंगाई बढ़ती है रुपए की वैल्यू कम होती है। आप एक तरीके से समझ लीजिए, जिस देश की करेंसी की वैल्यू कम होती है वो देश धीरे धीरे गरीबी की तरफ जाता है। मध्यम वर्ग धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है कि आपकी तनख्वाह 2014 से पहले कितनी थी, आज की तारीख में कितनी है। 2014 से पहले आप उस तनख्वाह में से कितने पैसे बचा लेते थे, आज कितने बचा पाते हो। रियल एस्टेट की हालत पिछले 8 साल में क्या रही, सबको पता है। लोग रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करते थे, वो भी पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सरकार के पास जाता था, रियल एस्टेट भी दब गया। कई जो छोटे बड़े व्यापारी थे, जो रियल एस्टेट वाले थे, वो भी तबाह हो गए। तो इस तरीके से, और छोटी छोटी जो कंपनियां, 10 से 12 हज़ार छोटी छोटी कंपनियां तबाह हो गई जीएसटी की वजह से। तो साफ तौर पे इस समय अगर हम व्यापार देखें, रोजगार देखें, तो सब क्रैश हुआ पड़ा है। और इसमें कहीं ना कहीं जो इनकी नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, आर्थिक नीतियों की कमजोरी है। क्योंकि जो वित्त मंत्री आपने बनाए हैं, वो वित्त मंत्री ऐसे हैं जिन्हें वित्त का ज्ञान नहीं है, बाकी सारा ज्ञान है। और जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री जी का कहना क्या, 2 साल से 3 साल से रक्षा विभाग में कोई नौकरी नहीं निकाली जा रही, और अब जो नौकरी निकाली जा रही है वो ठेके पे नौकरी निकाली जा रही है। तो जो रक्षा विभाग है उसका भी सत्यानाश होना है। सारे बजट कम कर दिए गए, शिक्षा, चिकित्सा, मनरेगा, जो भी बजट है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते थे, आम आदमी को मजबूत कर सकते थे, उनका बजट कम कर दिया गया। और बजट किसका बढ़ाया जा रहा है, कॉरपोरेट जगत को, कॉरपोरेट घराने को लाभ देने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जी की बात सही है, कोई माने या ना माने, कि सरकार सिर्फ हम दो हमारे दो पे चल रही है। यानी कि मोदी जी, अमित शाह जी और इनके जो मित्र हैं अंबानी, अडानी, ऐसे लोग ही सरकार को चला रहे हैं। मध्यम वर्ग को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, हिंदुत्व तो टाइट है, हिंदुत्व को टाइट करने में कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट भी डाली थी, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया। शॉर्ट में कह देता हूँ कि एक अब्दुल जो पंचर बनाता था, 10 रुपए लेता था 2014 से पहले, आज की डेट में वो अब्दुल, आप उसे टाइट कर रहे हो अब्दुल को, लेकिन वो टाइट नहीं हो रहा, वो अब पंचर के 50 रुपए लेने लगा है। कार या पंचर जुड़वाते होंगे, 50 रुपए से कम कोई भी अब्दुल अगर वो पंचर के पैसे ले ले तो मुझे बताना। अब वो 1-2 साल बाद रुकिए, 60 रुपए भी लेगा, 70 रुपए भी लेगा, 80 रुपए भी लेगा, 100 भी लेगा, आप उसे नहीं रोक पाओगे। क्योंकि ना तो उसे प्रमोशन की चिंता है, ना उसे डिमोशन का डर है। हाँ, दिक्कत किसे हो रही है, वर्मा जी के लड़के को, गुप्ता जी के लड़के को, सक्सेना जी के लड़के को, त्यागी जी के लड़के को, सैनी जी को। क्योंकि उनके बच्चे बेरोजगार हैं, 4-4 साल से तैयारी कर रहे थे, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सारी नौकरियां ठेके पे कर दी गई हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है, जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे थे 2 साल 3 साल में, रिसेशन की वजह से, कोविड की वजह से, वो लोग घर पे बैठे हुए। हाँ, हिंदुत्व तो टाइट कर रहे हैं, हिंदुत्व तो टाइट रहना चाहिए। आज की तारीख में हर 100 में से 62 युवा बेरोजगार है। लेकिन साहब, मोदी जी की जय हो रही है, होती रहनी चाहिए, क्योंकि देश से बढ़ के कुछ नहीं है। जो हिंदुत्व की चाशनी, जो धर्म की चाशनी इस समय भारतीय जनता पार्टी युवाओं को चटवा रही है, आम आदमियों को चटवा रही है, चाटते रहिए साहब, उसके मजे लेते रहिए। जीडीपी माइनस में जा रही है, जाने दीजिए। कर्ज 83% हो गया है, होने दीजिए। तो मैं तो कह रहा हूँ जी, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो जाए, देश की किसे चिंता है। हिंदुत्व तो बड़ी चीज है, और मोदी जी जो कर दें सो कम है। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि साहब जो आजकल सरकार के खिलाफ बोल रहा है, सुन रहे हैं, सरकार उसके खिलाफ केस और लगा रही है साहब। अब इस मंदी के जमाने में केस नहीं झेलना है, तो मैं अपनी बातें यहीं खत्म करता हूँ। हो सकता है आपको मेरी बात ठीक लगी हो, अगर मेरी बात ठीक लगी हो, आप मेरी बात से सहमत हो, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई और मुद्दा है तो उस पर भी चर्चा करते हैं। चर्चा तो होती रहनी चाहिए, चर्चाएं होनी बहुत जरूरी है। भारत माता की